हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। चलिए शुरुआत करते हैं हम इसके बारे में। तो सिटीजनशिप होता क्या है, इसका अर्थ जानेंगे, कैसे इसको अर्जन किया जाता है भारत में, इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बोल रहा है नागरिकता का अर्थ। एक मिनट पर थोड़ा सा चलिए। नागरिकता का सामान्य अर्थ व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसे मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हैं। ऐसे सिटीजन, अगर हम सिटीजनशिप का अगर इसको डिफिनेशन दें तो क्या बोल सकते हैं, किसी भी कंट्री में वहाँ के अगर व्यक्ति को अगर राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हो तो उससे क्या बोल सकते हैं, नागरिक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे चुनाव में भाग ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास मौलिक अधिकार होती है, क्या है, नागरिकता का अर्थ हो सकता है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति अपने राज्य के प्रति निष्ठा भाव तो ही साथ साथ राज्य के द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हुई तो कुछ अधिकार और कर्तव्य भी दिए गए हैं जिनका प्रयोग वह समय के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज के कल्याण हेतु भी करे। अतः नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार को प्रदान करती है। मतलब जो भारत का जो भी नागरिक, कहीं का नागरिक हो, उस व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकार दिया गया है तो कुछ कर्तव्य भी दिया गया है ताकि वो अपने अपने राज्य का सर्वांगीण विकास कर सकता है। ठीक है, यानी समझ गए। जैसे हमारे यहाँ भारत में 6 मौलिक अधिकार है तो क्या 11 मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मतलब अगर अधिकार है तो कुछ कर्तव्य भी पालन करना पड़ेगा व्यक्ति को। संवैधानिक उपबंध यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। भारतीय संविधान के भाग 2 में यानी भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 2 में क्या है आपका नागरिकता बारे में बोला गया। कितना, अनुच्छेद 5 से 11 में क्या हो रहा है, नागरिकता का उल्लेख है। अब बोल रहा है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। गौर मतलब है कि अमेरिका में 2 ही नागरिकता का प्रावधान है, स्टेट और फेडरेशन। क्या बोला गया, स्टेट और फेडरेशन। देखिए स्टेट और फेडरेशन मतलब भारत में क्या जो सिटीजनशिप है वह एकल है यानी सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ 2 प्रकार का मिलता है, स्टेट और फेडरेशन। मतलब स्टेट मतलब वहाँ का सरकार, मतलब बोल सकते हैं केंद्र सरकार, और फेडरेशन मतलब वहाँ का राज्य सरकार। अब देखिए क्या बोल रहा है ना, नागरिकता के भाग 2 में देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ और नागरिकता है ना। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 9 विदेशी राज्य के नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक ना होना। अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद और नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अतः नागरिकता अस्थायी उपबंध जैसी न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने हैं। अनुच्छेद 11 संसद ने नागरिक अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया है। आवश्यक अनुसार इसमें संशोधन किया, जिससे पहला संशोधन किया गया था 1986 में, सेकेंड 92 में, तीसरा 3 में, 5 में और 2015 में, याद रखिएगा। तो अब बोल रहे हैं ना कि नागरिक और विदेशी नागरिक में क्या अंतर है, मतलब क्या अधिकार का, बाकी तो अंतर तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें बोल अधिकार क्या हो सकता है अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में है तो। देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल क्या बोल रहा है, ये मूल अधिकार है जो पहले बस नागरिक को प्राप्त है, लेकिन 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये नागरिक के साथ क्या होता है, आपको विदेशों को प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ बोल रहे हैं
अनुच्छेद 15 क्या बोल रहा है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। पर यहाँ क्या बोल रहा है? विदेशियों को इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। ये विदेशी के लिए, विधि की समझ मतलब सबके लिए कानून एक समान होगा। 16 लोक नियोजन का अवसर समानता, लेकिन यहाँ नहीं मिले। क्यों? लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में आरक्षण, लेकिन आरक्षण नहीं मिलेगा। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के सामने संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 क्या है? विदेशी को प्राप्त है। अब बोल रहा है 19 में क्या बोल रहा है? वाक और स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकार, यहाँ बोल रहा है 21 मिलेगा प्राण देह स्वतंत्रता अधिकार। 29 क्या बोल रहा है? अल्पसंख्यकों को और हितों का संरक्षण, यहाँ मिलेगा 21 से शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष का आयु निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 30 क्या बोल रहा है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के संबंध में अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलता है। यहाँ 22 बोल रहा है कुछ मामलों में गिरफ्तारी से बचने का अधिकार। 23 बच्चों को काम नहीं करा सकते रेस्टोरेंट होटल में। 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल आश्रम आदि का निषेध किया गया। 25-28 क्या बोला? धर्म की स्वतंत्रता बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है? लोकसभा में राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक नियुक्त हो सकते हैं। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। नागरिक, भारत के पूर्ण सदस्य, राज्य संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले, मूलभूत अधिकार कर्तव्यों के प्राप्तकर्ता। अब बोल रहा है अन्य व्यक्ति, इन्हें वे सही अधिकार प्राप्त नहीं जो भारत का नागरिक प्राप्त है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत वाक का स्वतंत्रता अधिकार नहीं है। शत्रु या मित्र को अन्य हो सकते हैं। राजविहीन व्यक्ति, इस श्रेणी में अवैध आप्रवासियों को शामिल किया गया है जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित किया गया है। शरणार्थी, अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद पर भय के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति को शरणार्थी कहा जाता है। भारतीय नागरिकता का स्वरूप, भारत का संविधान एकल नागरिकता का अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता का मान्यता देता है। अब भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता सहन करने की अनुमति प्रदान करता है, एक साथ कई देशों को नहीं। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिक दी जाती है, विधिक व्यक्ति जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में कहा गया है। एकल नागरिकता अपवाद, भारत में एकल नागरिकता के बावजूद कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विभिन्न राज्यों के नागरिकों में भेदभाव की संभावना पैदा करती है, जैसे कुछ पर निम्नलिखित हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 में विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान जिसमें किसी प्रकार भेदभाव पर प्रतिषेध करता है, परंतु निवास स्थान, प्लेस ऑफ द रेसिडेंट के आधार पर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकती है, क्योंकि निवास स्थान उक्त आधारों पर शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 है, नागरिक को भारत में कहीं भी आवास, संचरण का निवास का अधिकार प्रदान करता है, परंतु अनुच्छेद 1905 के युक्त निबंधनों के मतलब व्यवस्था में साधारण जनता अथवा अनुसूचित जनजातियों के हित में उक्त संस्थाओं को सीमित किया जा सकता है। अब बोल रहा 1955 के कुछ अधिनियम देखिए। अगर आपको जन्म से है ना, जन्म से बर्थ के का बोल रहा है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्तियों को भारत नागरिक होंगे। 1 जुलाई 1987 या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता पिता कोई एक भारतीय होंगे। नागरिकता संशोधन 2003 के लागू होने के बाद वो बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय अथवा जन्म से दोनों कोई एक भारतीय नागरिक हो, दूसरे अवैध प्रवासी ना हो, भारतीय नागरिक माना जाएगा। अब बोल रहा है बाय डिसेंट मतलब वंशानुगत 26 1950 को 10 दिसंबर 1992 को 20 देश में बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हो। 10 दिसंबर 1992 को उसके परिवार उसके 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति को जन्म के समय माता पिता से कोई एक भारत का नागरिक हो।
भारत का मूल व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन के पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिक आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। भारत के नागरिक और नाबालिग बच्चे। देखिए क्या बताया गया है, बोल रहा है देशीकरण द्वारा, है ना, और बोल रहा है वंचित किए जाने पर। संबंधित देश के एक निश्चित अवधि तक निवास करना, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय को देशीकरण द्वारा नागरिकता मिलती हो, अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करें। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में किसी एक भाषा अच्छा ज्ञाता हो, अच्छे चरित्र वाला हो, एक विशेष उपबंध के तहत छूट दी गई है यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति और मानव विकास क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका है, उसे उपयुक्त शर्तों को पूर्ण किए बगैर भी देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। इस प्रकार नागरिक बने व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ देनी होगी। क्षेत्र सम्मिलित होने पर, नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित होने पर भी नागरिकता दिया जा सकता है। बोल रहा है नागरिकता का परित्याग। पूर्ण आयु क्षमता कोई भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिक को त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति घोषणा की केंद्र सरकार किसी युद्ध के व्यस्त होने पर रोक लगा सकती है। ऐसे व्यक्तियों का नागरिक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती है जब भारत में सरकार युद्ध और अर्थात युद्ध किसी युद्ध में शामिल हो। केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न करे। वंचित किए जाने पर, ऐसे भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना हो वह केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न में किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकता है, जैसे यदि उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्त है तो किसी छल या झूठे तथ्यों को प्रयोग कर वास्तविक तथ्य छुपाए जाए हो। भारत संविधान के प्रति अनादर और अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो। किसी युद्ध में जब भारत शामिल न हो, शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर राष्ट्रीय विरोधी हो। नागरिक रूप में पंजीकरण और देशीकरण के द्वारा 5 वर्ष के व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास। नागरिक समान रूप से भारत में बाहर 7 वर्षों तक रहा हो। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत नागरिकों से किसी भी स्थिति में नागरिकता वंचित नहीं किया जा सकता है। 7 वर्षों से बाहर रहने का तात्पर्य यह है कि जन्म हुआ ना तो किसी शिक्षा संस्थान पढ़ा हो और ना ही भारत सरकार के किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा में हो जिससे भारत सदस्य हो। मतलब जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को आप अलग नहीं कर सकते नागरिकता से। अब देखिए बोल रहा है आपका NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर किसी राज्य के संविधिक नागरिकों का एक अभिलेख है। भारत स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना के बाद NRC के आंकड़े जारी किए गए थे। हाल में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को आधुनिकीकरण किया गया है। असम में NRC पर, है ना, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के समय से देखा गया कि बांग्लादेश के लाखों शरणार्थी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, विशेषतः असम में अवैध तरीके से रहने लगे। बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी वहाँ वापस नहीं आए और असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में भारतीय नागरिक का नाम शामिल है। उसे 1951 जनगणना के दौरान अधिग्रहण किया गया। अवैध शरणार्थियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप इन शरणार्थियों को मूल निवासियों में लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अवैध विदेशी शरणों के खिलाफ असम में आंदोलन 79-85 कारण के सरकार राज्य सरकार अखिल असम छात्र संघ के और अखिल गण परिषद के 15 अगस्त 85 को असम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश और गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले, पहचान करने वाले उन्हें वापस भेजने के लिए एक अंतिम तिथि 24 मार्च 1971 निर्धारित की गई। इसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और असम हेतु विशेष प्रावधान रूप में अनुच्छेद 6 को शामिल किया गया है। मई 2005 में प्रधानमंत्री दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आसू के बीच 53 बैठक में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1951 में अधिग्रहण की सहमति बनी और आगे चलकर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को पालन करते हुए 2013 में इसके अधिग्रहण के कार्य शुरू हुआ। हाल में ही असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के नागरिक और पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया नियम 2003 के अनुरूप करने का पालन किया गया।
विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे। भारत सरकार को विदेशी रहने वाले कुछ व्यक्तियों को विशेष सुविधा प्रदान की जाती है, इसलिए क्योंकि भारत सरकार उनकी नागरिकता से अलग विशेष दर्जा दे रखा है। इसे 3 प्रमुख दर्जे निम्नलिखित हैं। NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन, ये भारत के नागरिक होते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं किंतु नौकरी या व्यवसाय के कारण भारत से बाहर रहते हैं। प्राय यदि कोई भारतीय नागरिक लंबे समय से विदेश में रहता है तो अनिश्चित काल तक भारत में बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है, उसे अनिवासी यानी भारतीय दर्जा दिया गया, भारतीय NRI दर्जा दिया गया है। और अनिवासी भारतीय यानी NRI का अर्थ ऐसे व्यक्ति या नागरिक है जो भारत में बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक है जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दायरे में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक है। जिन व्यक्तियों के पास भारतीय मूल व्यक्ति कार्ड है जो 19/8/2022 केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना नंबर ये तहत पंजीकृत है, उन्हें विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक माना जाता है। अब बोल रहा है PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वह व्यक्ति जिनके पूर्वज या सभी भारत के नागरिक हो परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक को भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। गौरतलब है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन के नागरिक होने हुए या कभी रहे हैं वे भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग में शामिल नहीं हो सकते हैं। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई व्यक्ति जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत सरकार द्वारा प्रयोजन के घोषित किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है, ना ही अब कभी रहा है। निम्नलिखित में कोई शर्त पूरी करने पर वो भारत के समुद्री के नागरिक की श्रेणी में आता है। पूरी आयु और क्षमता में वो व्यक्ति जो कभी अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने समय उसके बाद कभी भारत का नागरिक रह चुका अथवा संविधान लागू होने के बाद भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो, किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जहां 15/1947 के बाद भारत का अंग बन जाए अथवा यदि वह तीनों किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा बेटी या पोता पोती नाती नातिन हो। NRI भारतीय मूल की व्यक्ति, PIO तथा भारत के OCI समानता और असमानता बिंदु निम्नलिखित है। ये क्या बोल रहा है, ये NRI याद रखिएगा, ये आपका PIO है और ये आपका क्या OCI है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है विदेश में लंबे समय रहने पर वाले भारतीय नागरिक, विदेश में ऐसी विदेशी नागरिक जिसने कभी भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो या जिसके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी कोई भी भारत के शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत परिभाषित है भारत का नागरिक रहा हो अथवा किसी क्षेत्र में निवासी तथा 15/1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, उस व्यक्ति को उसके वैवाहिक संबंधी को भी भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान में 3 इस पर शामिल नहीं किया जाता। केंद्र सरकारी सूची में अन्य देशों को शामिल कर सकती है। वह OCI देखिए, वह विदेशी नागरिक जो 26/1950 को भारत का नागरिक होने के लिए अहद था तथा किसी के बाद कभी भी भारत नागरिक था, किसी क्षेत्र में नागरिक था, 15/1947 के बाद भारत का अंग बन गया तथा वह उसके पुत्र पुत्री वैवाहिक संबंधी अर्थ निम्नलिखित बोला गया है। इसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक को, उनके परिवार को, लोगों को दर्जा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी नागरिक सुविधाएं, 15 वर्ष तक वीज़ा की आवश्यकता नहीं, एक यात्रा में 180 दिनों का पंजीकरण कराने की छूट अवधि 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध है किंतु कृषि संपत्ति पावन करने की छूट नहीं है। लाइफ लॉन्ग वीज़ा, कितनी भी लंबी यात्रा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा उपलब्ध है किंतु कृषि संपत्ति पावन की छूट नहीं है। किन कार्यों की अनुमति, नागरिक द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अनुमति, पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान, प्रतिबंधित क्षेत्रों में यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य में विशेष अनुमति होती है। भारत नागरिकता की अर्हता, ये भारत का नागरिक ही है। कम से कम 7 वर्ष लगातार निवास भारत के बाद आवेदन, पंजीकरण के 5 वर्षों बाद आवेदन कर सकते हैं किंतु आवेदन के पूर्व भारत में पूरे 1 वर्ष तक रहना होगा। मताधिकार हाँ, नहीं, संवैधानिक पद हाँ, नहीं। भारत शिक्षा हाँ, भारतीय कोटा में हाँ, अनिवासी कोटा होना चाहिए हाँ, मतलब NRI कोटा में कर सकते हैं। भारत में अखिल भारतीय मुद्रा खाता खोलनी होती है हाँ। अब PIO कार्ड योजना समाप्त कर दिया गया और जारी सभी PIO कार्डों को अब OCI कार्डों में दर्जा प्राप्त कर दिया गया है। यानी अब PIO खत्म हो गया, उसे सब बोला गया NRI बोल सकते हैं या OCI बोल सकते हैं।
अब इधर देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 15। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से नागरिकता संबंधी कानूनों को प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण के अधिक सरल और बनाने के उसमें जुड़े प्रावधानों को लागू करने की खामियों को हल करने के प्रयास किया जाता है। राष्ट्रपति 6 जनवरी 2015 को नागरिकता अधिनियम 2015 के तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 निम्न संशोधन किए गए हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य है, लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में उसे छूट दी जा सकती है। इस प्रकार विशेष परिस्थितियों में उनका लिखित विवरण दर्ज कराने के उपरांत विशेष 12 माह के लिए छूट दी जाएगी, जो अधिनियम 30 दिनों तक के लिए भी अंतरण दी जाएगी। भारतीय नागरिकों को ओसीआई नाबालिग बच्चों को प्रवासी भारतीय रूप में पंजीकरण की व्यवस्था उदार बनाया जाएगा। भारतीय नागरिकों को बच्चे पोते पोतियों या परपोते परपोतियों को प्रवासी भारतीय नागरिक रूप में पंजीकरण का अधिकार होगा। कुछ शर्तों के साथ 7A तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक को पति पत्नी किसी भारतीय नागरिक पति पत्नी की प्रवासी भारतीय नागरिक रूप में पंजीकरण की व्यवस्था है। नागरिकता संशोधन 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में संसद 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। 12 दिसंबर 2019 को इस राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 55 में संशोधन हेतु लाया गया। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान 3 देशों में 6 धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता योग मानता है। यह उन लोगों को लागू होता है जो अपने देश में इस धर्म के आधार पर प्रताड़ना भय और भारत शरण लिए हुए 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इस अधिनियम में स्वाभाविक रूप से भारत में नागरिकता हेतु आवेदनकर्ता में 6 समुदाय के लिए योग्यता एक निश्चित समय अवधि के भारत में रहा हो, केंद्र सरकार नौकरी और कम से 11 वर्ष का समय भारत में बिताया होगा। संशोधित करते हुए 5 कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता 7A भारतीय किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी आपराधिक कृत्यों की परिभाषा दंड के प्रावधान करती है। एक बार सब्सिक्यूट का भाव, किंतु यह दंड संहिता भारतीय सेना जम्मू कश्मीर और लागू नहीं होती है। हालांकि 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रभावी होने से अब संहिता समान रूप से जम्मू कश्मीर में लागू होगी। डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीयों के देश में जोड़ने का मकसद एक लेकर नई दिल्ली में 9 से 11 जनवरी 2003 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पहला प्रवासी दिवस आयोजन किया गया था। थैंक यू दोस्तों।